खाकी से खादी तक का सफर कैसा रहा? तो 2019 की जो संख्या थी उससे 100 सीट घटता हुआ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। आजादी के बाद इतना कठिन दौर से देश नहीं गुजरा था। मोदी जी के डीमोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा झटका लगा था, जिससे भारत आज भी उभर नहीं पाया है। नमस्कार, भारत लाइव और पंचनामा के विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब बिहार की राजनीति करवट लेती है तो बहुत कुछ होता है। एक बार फिर से बिहार उन दिनों में लौट गई है जब कहा जाता था कि बिहार इस देश के आंदोलन की एक बड़ी हस्ती है और देश के आंदोलन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है। उस परिवर्तन की सुबुगाहट हो गई। कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार पिछले साल अगस्त में एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ आए, तभी ये बात कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को ये भनक लग गई है, क्योंकि अगर कहा जाए तो वास्तविक चाणक्य बिहार की धरती पर है और वो नीतीश कुमार है। और अगर दो चाणक्य एक साथ मिल जाएं तो उस राजनीति को आप क्या कहेंगे? दो चाणक्य बिहार में, एक लालू प्रसाद जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और उन लोगों को जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े थे उन्हें आवाज दी, और नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से पिछले 18 सालों से लगातार बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमा कर रखा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे अपने खूंटे में बांध करके रखा। कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और ना कभी ओवरलैप कर पाई। जब नीतीश कुमार को लगा तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई। एक बार फिर से औकात बताने निकले हैं और उस औकात बताने की जो प्रक्रिया है, जो खाका खींचा जा रहा है, जिस कैनवास पर तस्वीर खींची जा रही है, उसी तस्वीर के एक हिस्सा है डॉक्टर करुणा सागर। आप इनके परिचय के लिए बहुत सारे चैनलों पे देखते होंगे, लेकिन इनका सिर्फ एक परिचय है कि ये एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। और ये काम अब नहीं, राजनीति में आने के लिए नहीं, इससे बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इसके लिए इनको कई बार नवाजा भी गया है, कई तरह के इनाम भी मिले हैं, कई इनको उपाधि मिली है। उन सब बातों को लेकर के मेरी इनसे मुलाकात बहुत पहले हुई थी और तब इनको बिहार की चिंता थी। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा किया है। जब मैं मेदांता में इलाज कराने के लिए गया था तब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इनकी चिंता मेरे स्वास्थ्य के साथ साथ बिहार की भी थी कि बिहार का मिजाज क्या होगा। बहुत लंबा तो मैंने बोल ही दिया, परिचय दे दिया, लेकिन अब इनसे जानना चाहेंगे हम लोग कि इनके बिहार की राजनीति में अचानक से अंगद की तरफ पैर जमाने के पीछे की कहानी क्या है और राजनीति क्या है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बाबा। आपने जो एक बैकग्राउंड बनाया है तो मैं उसमें अपने आप को बड़ा बौना महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिन हस्तियों का आपने नाम लिया, जिस तरह से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की बात आपने की, तो अभी तो मुझे राजनीति में प्रवेश किए 2 दिन भी नहीं पूरा हुआ है। नहीं, आपने अपना एक लंबा जीवन देखा है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो या समाज सेवी के रूप में हो। ऐसे ही शुरुआत लालू प्रसाद की और नीतीश कुमार की भी हुई थी। तभी जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। कौन जानता था कि इतने सारे दर्जनों से ज्यादा अभी देश की राजनीति में आप देख लीजिए तो उन्हीं के क्लास से निकले हुए लोग हैं। आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयारी कर चुके हैं और जहां तक आपको मैं जानता हूं, जितना आपके बारे में मेरा रिसर्च है, कि आप समाज को लेकर के काफी एग्रेसिव रहते हैं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े, अब जाति से अलग उठ करके समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं जी। इसके लिए आपने जगह भी वही चुना, राष्ट्रीय जनता दल, जिस लालू प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है। तो ये यात्रा आप कैसे आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि आप सवर्ण हैं और वहां कहा जाता है कि सवर्णों की पूछ नहीं है जी। इससे तालमेल कैसे बिठा करके आप अपने समाज को योगदान देंगे? देखिए, आज जो समाज जिस दौर से गुजर रहा है बाबा, तो आज ये हम सवर्ण हैं और वो अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इसको भूल के जरूरत है कि समाज में एक ऐसी विचारधारा पनपे और लोग इस तरह से एकजुट हों, क्योंकि देश इस समय बहुत तरह के खतरों से गुजर रहा है और शायद आजादी के बाद इतना कठिन दौर से देश नहीं गुजरा था।
इमरजेंसी हमारे जो हमारा जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है उसमें एक एबरेशन था, और उसमें सब कुछ पता था कि क्या हमारा अधिकार है क्या नहीं है, जो भी था। आज जिस तरह से हमारी जो मूलभूत सामाजिक संरचना है, जो हमारा जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, और जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो हर जगह आपको विभाजन एक शब्द सब जगह दिख रहा है। आर्थिक रूप से बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कई रिसर्च पेपर्स आए हैं कि करोड़ों युवा इस समय जॉब मार्केट से ही बाहर हो गए हैं। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा जी। आपने रोजगार की बात की, आपने पलायन की बात की, तो पलायन में तो सबसे आगे बिहार है। यहाँ आपकी एंट्री हुई है, अब यहाँ क्या परिवर्तन आप करेंगे? क्या अपनी सरकार को समझाएंगे जिस सरकार का हिस्सा आप हैं? अब आप इसके आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ नहीं आती हैं, यहाँ बहुत तरह की असुविधा का बार बार जिक्र किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम और बिहार दोनों जानना चाहें करुणा सागर से कि वो राजनीति में एंट्री किए हैं, ये तो काम वो समाज सेवी के रूप में भी कर सकते थे, लेकिन राजनीति में आकर के इस काम को करने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है और उन्होंने जो चार्ट बनाया है वो क्या है? देखिए, मैंने बिहार की अर्थव्यवस्था को अपने स्तर से पुलिस अधिकारी होते हुए भी अध्ययन किया है, और ये देखा है कि किस तरह की कोशिश होनी चाहिए। जैसे बिहार में बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हमारे यहाँ है नहीं। लेकिन छोटे उद्योग, खेती से जुड़े हुए, वेजिटेबल से, फ्रूट से जुड़े हुए उद्योग, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उद्योग, और इस तरह के उद्योग जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि ऐसा विकास हो जिसमें एम्प्लॉयमेंट का इनपुट बहुत हो, मतलब स्वरोजगार की तरफ लोग बढ़े। अगर आप 1,000 करोड़ की कंपनी लगती है और उसमें पूरा ऑटोमेटेड प्लांट होता है और 5 लोग काम करते हैं, तो वो बिहार की समस्या को नहीं सुलझा सकता है। लेकिन जैसे अगर गारमेंट एक्सपोर्ट का कोई कंपनी हो, और इसमें जितनी बड़ी बाइंग कंपनीज हैं वो नए नए मार्केट को देख रही हैं, और बाहर में भी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसमें बहुत बड़ी संख्या में बिहार के स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ उसका स्किल अवेलेबल है। आप एक फैक्ट्री में 400-500 लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, 2 से 3 शिफ्ट में काम कर सकते हैं। और जो छोटा उद्योग है, जो लघु उद्योग है, माइक्रो एंड मिनी जो उद्योग है, इस देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वो जनरेट करता है, जिसको कि मोदी जी के डीमोनेटाइजेशन से बहुत बड़ा झटका लगा था, जिससे भारत आज भी उभर नहीं पाया है। तो इसको बिहार में प्रेशर देने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। हमारे जो ITI है, हमारे जो पॉलिटेक्निक है, वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि जो लोग वहां से निकलते हैं वो सिर्फ डिग्री लेके नहीं, अपने हाथ में स्किल लेके निकले, ताकि उनको देश में और विदेश में। ये करुणा सागर जी का विजन था। अब हम इनसे कुछ राजनीतिक बातों की चर्चा करेंगे, और इसकी शुरुआत आज से नहीं 2022 से हम करते हैं। 2022 में आपकी हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई। आपने बिहार की राजनीति, बिहार की वर्तमान स्थिति पर काफी चिंता जाहिर की थी, और आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया था, जिसमें से एक मुद्दा था कि बिहार को कैसे डेवलप किया जा सकता है। मैंने वहां भी आपसे कहा था कि आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, और वहां से एक यात्रा शुरू होते होते अब ये यात्रा बिहार की राजनीति में पहुंच गई है। आपने एक बिहार की बड़ी पार्टी, जिसके पास संख्या भी है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भी प्राप्त है, उस पार्टी से जुड़े हैं, और उसके विजनरी कहा जाता है कि भले ही और कई बातें कही जाती हो, लेकिन तेजस्वी यादव एनर्जेटिक हैं, विजनरी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
5 सालों में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, एक मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता और विपक्ष के नेता से फिर उप मुख्यमंत्री बनना, ये सारी यात्रा सबने देखा है। यहाँ तक कि अकेले दम पर उन्होंने 2019 और 20 का चुनाव लड़ा है, महागठबंधन को समेट करके लड़ा है। अब जो आप जुड़े हैं और आपने जो चयन किया राष्ट्रीय जनता दल को, इसके पीछे और खास करके तब जबकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि करुणा सागर आए हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, उन्होंने अपना स्थान भी सुनिश्चित कर लिया है। आपने हालांकि ये भी कहा है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं कोई तय करके नहीं आया हूं, जो भी पार्टी का काम देगी, जो भी देगी उसको हम करेंगे और अपने विजन को आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लोग सहसा विश्वास नहीं करेंगे, जिस तरह की राजनीति हो गई है उसमें लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आप बिना मकसद के आए हैं और आपका मकसद राजनीतिक और चुनाव लड़ना नहीं। इसको आप कैसे? बाबा, जब हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी जी, तो मैं केंद्र में पदाधिकारी था और हमारी मुलाकात व्यक्तिगत थी, वैचारिक स्तर पर हम लोगों ने बात की। मैं राजनीति में आज आया हूं, लेकिन मैं राजनीति का विद्यार्थी अपने आप को बहुत समय से महसूस करता हूं, क्योंकि हमने पढ़ाई भी की, इतिहास समाजशास्त्र की पढ़ाई की, तो एक समाज के बारे में समझ, एक इतिहास से सीख, तो ये मेरे व्यक्तित्व में है। और इसलिए मुझे लगता है कि जरूरत एक ऐसे विजन की है जो विकास की बात करे। इसलिए सिर्फ चुनाव की बात और सिर्फ व्यक्तियों की बात, जो सिर्फ राजनेताओं की बात से हटकर अगर मुद्दों पे बात हो और आम जनता में भी इस पे सोच ज्यादा बढ़े, तो वो बिहार को आगे ले जाएगा। देखिए, बिहार एक महान भूमि है। जो विश्व का सबसे पहला साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य, वो बिहार से निकला। जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक सिस्टम जो निकला, वो वैशाली से निकला। आप उसके बाद आइए तो शेरशाह सूरी जैसे रूलर का कंट्रीब्यूशन और उनके बनाए हुए रोड, आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं जी। तो 1857 की क्रांति देखिए, उसमें क्या रोल था। उसके बाद आइए किसान आंदोलन के समय, स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन को आप देखिए। और जहां तक स्वतंत्रता आंदोलन का सवाल है, तो महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण को अपनी कर्मभूमि बनाई। वहां उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया और चंपारण ने करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। करुणा सागर को यदि मौका मिलता है, पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो क्या वो चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार समझ रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि मैं राजनीति करना चाहता हूं और आरजेडी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मेरी वैचारिक समन्वय है। तो जो लीडरशिप है वो समय समय पर निर्धारित करता है कि पार्टी के किस व्यक्ति को किस तरह का कार्य सौंपा जाए। तो जिस तरह से जब भी कहा जाएगा, अगर हमको अभी बोला जाता है कि आप अभी शाम में निकलिए, आपको फला जगह जाना है और कल मीटिंग करनी है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे अकेले हूँ, कोई मेरे पास बैगेज नहीं है, हम आधे घंटे में पैक करके निकल सकते हैं। आप तो ज्वाइन करते ही एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है कि आप पूरा समीकरण बिठा करके आए हैं जहानाबाद का। जहानाबाद में MY समीकरण का वोट लगभग 30% के आसपास होता है। उसमें अगर भूमिहार समाज से चुके आते हैं आप, तो भूमिहारों का वोट जोड़ दिया जाए तो वो मिलकर के करीब 40% के आसपास हो जाता है। और ये जीत के लिए लगभग उतने की जरूरत होती है, उतना हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ने भी आपको उसी उद्देश्य को लेकर के, क्योंकि लगातार पिछले चुनाव में भी बहुत कम वोटों से हार जीत हुई राष्ट्रीय जनता दल की। इससे पहले 1998 में राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल लगातार इंतजार कर रही है। वहां एनडीए गठबंधन का जो कैंडिडेट रहा है उसकी जीत होती आई है। आपको क्या लगता है कि
जहानाबाद जो क्षेत्र है आपका, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भी रहा है, उस क्षेत्र में आपको मौका मिलता है तो सारे समीकरण आपके पक्ष में बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बाबा, आप आज चर्चा हो रही है जहानाबाद की हमारे राजनीति जी में आने के कारण, जी 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 लेकिन आपको भी पता है और जहानाबाद के लोगों को भी पता है कि हमारा जहानाबाद का संबंध आज का संबंध नहीं है। जी जी तो हमने, आपको क्या लगता है कि 15 साल और 20 साल पहले ही ये सोच लिया था कि 2023 में मेरा रिटायरमेंट होगा, उसके बाद हम आरजेडी ज्वाइन करेंगे और महागठबंधन का समीकरण अच्छा होगा और चुनाव लड़ना आसान होगा? ऐसा कोई प्लान कर सकता है अपनी जिंदगी में? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी मेरी बिल्कुल ही सोच नहीं है। हाँ, जहानाबाद अरवल के लिए हमको जब भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल आगे बढ़ के करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो प्यार और स्नेह है, जो अपनापन है, उसका मैं ऋणी हूँ, उसका आभारी हूँ। और एक तरह से हमने समय समय पे उन्हें वादा किया है कि मैं अपने आगे की जिंदगी को वहाँ की खुशहाली के लिए समर्पित करूंगा। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका संबंध देश भर के अलग अलग राज्यों से रहा है। एक राज्य के तो आप डीजीपी भी रहे हैं, वहाँ के सबसे बड़े पदाधिकारी आप रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के एक खाका जो खींचा गया है, उसमें आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में, क्योंकि ये सब डाटा तो आपके पास आते ही रहता होगा, तो 2024 के चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं कि जो नीतीश कुमार का प्रयास है वो ज्यादा सफल हो रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी तीसरी पारी भी केंद्र की राजनीति में खेलने के लिए मजबूत है? देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि राजनीति का विद्यार्थी होने के कारण मैं जब भी आप जैसे अनुभवी जर्नलिस्ट लोगों के साथ जब बैठता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठता हूँ और अलग अलग तरह के पॉलिटिशियंस के साथ बैठता हूँ तो चर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझ में है वो बीज कहीं है और मैं समाज के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। तो मेरी जो समझ है, और जो 2019 का जो आंकड़ा देख लीजिए, तो उस समय एनडीए था, आज एनडीए नहीं है, बीजेपी है। और अगर आप असम से लेके और एक कोस्ट में चलते चले जाइए और केरल तक पहुंचिए और फिर वापस लौटिए और यहाँ तक कि दिल्ली और हरियाणा तक लौटिए, तो अगर एक जर्नलिस्ट के नाते आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सीटें बीजेपी ने प्राप्त की थी उस समय, जो उनका स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, वो स्ट्राइक रेट कहीं से भी दुहराता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर मैं बहुत ही मॉडेस्टली कहूँ तो जो 2019 की जो संख्या थी उससे 100 सीट घटता हुआ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी और नीतीश कुमार अपने प्रयास में सफल होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने जो बिहार से एक मुहिम छेड़ा है वो सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, बिहार जो आज करता है देश कल सोचता है, और इसी बिहार ने जो आंदोलन शुरू हुआ गुजरात में, लेकिन उसका असर आया बिहार में, और जयप्रकाश नारायण बिहार में आए और उन्होंने एक इतिहास रच दिया। और आपने खुद पहले जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज के जितने मुख्य नेतागण हैं वो सब उस आंदोलन की उपज है। तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सब कुछ हुआ। तो शायद ये जो 2024 में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये भी बिहार की भूमि से ही शुरुआत होगी, और जो रिजल्ट भी बिहार में आएगा वो इस बात को दिखा देगा कि कैसे तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, खाकी से खादी तक का सफर कैसा रहा? खाकी बहुत सेटिस्फाइंग था, क्योंकि हमने अपने मूल्यों पर काम किया और वहां भी हमने उसी जज्बे के साथ काम किया जिस जज्बे के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। हमेशा मेरे मन में रहता है कि जो हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी के क्षेत्र में जो लोग हैं वो हमारी ओर देख रहे हैं, और उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था
को रखना वो मेरा परम कर्तव्य है। तो वही जज्बा लेके मैं राजनीति में भी आया हूँ। आज जैसे मैंने कहा कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके बेहतरी के लिए काम करूंगा। और जब भी मौका मिलेगा, आज क्योंकि मैं आरजेडी में आया हूँ तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। कल मैं एक अधिकारी की तरफ होते हुए अकेले काम करता था और कुछ मित्रगण थे जो सिर्फ उसको फील्ड में ट्रांसलेट कर देते थे एक्शन में, लेकिन इंतजाम सारा मुझे अकेले करना पड़ता था। आज तो एक इतना बड़ा तंत्र हमारे साथ है, इतना बड़ा कार्डर बेस्ड पार्टी का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि हमने जो सपने बिहार के लिए देखे हैं, और मैं डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हूँ जिंदगी में, मैं कभी भी ना किसी की ना को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप ईमानदारी से कोशिश करते हैं, पॉजिटिव दिशा में परिश्रम करते हैं, तो आप आगे जाएंगे। एक स्टेप जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे, कितना आगे जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव ग्रोथ होगा, जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, वो आप जहां हैं उससे बेहतरी की ओर जरूर जाएंगे। तो इनसे हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, खाकी से खादी तक के सफर में। खाकी तो बहुत बढ़िया रहा है, अब आपके सामने खादी कैसा होगा आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जैसे ही इस स्टेप में, अभी तो बेबी स्टेप है, इसके आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा, हमारे सवाल ऐसे ही करुणा सागर पर बाण की तरह लगते रहेंगे और हम इनसे सरोकार भी पूछेंगे कि जिस मकसद से ये बिहार में आए, राजनीति की शुरुआत की, उसके आगे की कहानी अब किस दिशा में जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।